आज मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की ग्रहीय पवनें। अर्थात आज हम पृथ्वी पर जो सनातनी या स्थायी या ग्रहीय पवनें चलती हैं उन पवनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बाकायदा मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पवनों का संचार, ये पूरी पृथ्वी का या ग्लोब का जो है चित्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और इसमें ध्रुवीय विभिन्न प्रकार की जो ग्रहीय पवनें हैं उन ग्रहीय पवनों को दर्शाया गया है। तो यहाँ हम उन ग्रहीय पवनों के बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पवनें हैं उन पवनों का चलने का पैटर्न क्या होता है और पवनें कहाँ से कहाँ या किस स्थान से किस स्थान की ओर चलती हैं। तो सीधे तौर पर पवनों का चलने का जो संबंध है वो वायुदाब से रिलेटेड है, अर्थात वायुदाब के अनुसार ही पवनें चलती हैं। और वायुदाब में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा पवनें चलती हैं। तो पवनों का जो क्रम है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। और इसमें जो पृथ्वी का घूर्णन है उस पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। ये बल की खोज जी कोरियोलिस नामक एक विद्वान थे, उन्होंने की और उसी आधार पर इस बल को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। घूर्णन की वजह से उत्पन्न इस कोरियोलिस बल से पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करती हुई कोई वस्तु या कोई भी तथ्य अर्थात जैसे पवनें हैं तो उनकी गति के उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और इस कोरियोलिस बल का प्रभाव ये रहता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा अपने दाहिनी ओर परिवर्तित हो जाती है, अर्थात लगभग 45 डिग्री के एंगल पर उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 45 डिग्री ये पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ये ग्रहीय पवनें हैं इन ग्रहीय पवनों पर वायुदाब की दाब प्रवणता के साथ साथ कोरियोलिस बल का भी प्रभाव रहता है। और इन दोनों ही बल और इसके अलावा एक और तीसरा बल है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। तो इन तीनों बलों के संयुक्त प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर इन ग्रहीय पवनों का ये स्वरूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम विस्तार से इन पवनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं मैंने इधर यहाँ पर इन पवनों के बाकायदा नाम लिखे हुए हैं और वहाँ डायग्राम में समझाया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ग्रहीय पवनों में सबसे पहले हम बात करते हैं विषुवत रेखीय पछुआ पवनों की या विषुवतीय पछुआ पवनों की, जो कि भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी जिसको हम सामान्यतया डोलड्रम के नाम से जानते हैं, उस डोलड्रम की पेटी में ये बहुत ही मंद गति वाली बहुत ही कमजोर और हल्की पछुआ पवनें चलती हैं। तो यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं ये भूमध्य रेखीय न्यून दाब अर्थात डोलड्रम की पेटी दर्शाई गई है और इस पेटी में ये एरो के निशान से आप देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर ये विषुवतीय पछुआ पवनें चलती हैं जो सामान्यतया बहुत ही धीमी होती हैं। इनमें कोई ज्यादा ताकत या कोई ज्यादा गति नहीं होती है। इसीलिए यहाँ इन पवनों की गति बहुत धीमी होने की वजह से ही इस पूरी भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी जिसको हम डोलड्रम के नाम से जानते हैं ये शांत पेटी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पवनों में ज्यादा क्षैतिज प्रभाव नहीं होता है। फिर आगे हम बात करते हैं दूसरी जो पवन है व्यापारिक पवन या वाणिज्यिक पवन। और व्यापारिक या वाणिज्यिक पवनें ये यहाँ हम डायग्राम में जाकर के देखें तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये व्यापारिक पवनें हैं। ये यहाँ पर व्यापारिक पवनें लिखा हुआ है और एरो से आप देख सकते हैं ये और ये दोनों ही अर्थात ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं जो उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय न्यून दाब के क्षेत्रों की ओर चलती हैं। इससे पहले हमने वायुदाब की पेटियां पढ़ी और वायुदाब की पेटियों में हमने ये उच्च दाब के क्षेत्र और न्यून दाब के क्षेत्र हमने सब पढ़े हुए हैं। तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी जो सामान्यतः 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है। तो इस पेटी से दोनों ही गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी की ओर ये हवाएं चलती हैं, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है और इधर यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है और यहाँ से सामान्यतः भूमध्य रेखा की ओर दाब प्रवणता बनती है, प्रवणता का ढाल बनता है। तो इस वजह से
उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय न्यून दाब के क्षेत्रों की ओर सामान्यतया हवा का संचार क्षैतिज रूप से होने लगता है और ये पवनें अपने क्षेत्रों में उच्च दाब से न्यून दाब की ओर प्रवाहित होते समय कोरियोलिस बल से प्रभावित होकर के उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय न्यून दाब की ओर हवाएं सीधे चलनी चाहिए थी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल की वजह से अपने दाहिनी ओर मुड़ गई हैं और मुड़ करके उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में इन व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पाई जाती है। वहीं हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय न्यून दाब की ओर हवाएं सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल की वजह से हवाओं की दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है और हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हवाएं सीधी न जाकर के अपने बाईं ओर लगभग 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इन व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं हैं जो उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय पेटी की ओर चलती हैं। इन व्यापारिक हवाओं के हम नामकरण की बात करें तो ये जो इनका नाम है व्यापारिक या वाणिज्यिक पवनें, ये इसीलिए है क्योंकि इतिहास काल में, प्राचीन काल में जो व्यापार हुआ करता था वो पालदार जहाजों के माध्यम से हुआ करता था और पालदार जहाजें प्रमुख रूप से वायु की गति से ताकत प्राप्त करके आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ इन व्यापारिक हवाओं का फायदा उठाते हुए जो व्यापारी थे वो अपनी नौकाओं को इन हवाओं की डायरेक्शन में ही ले जाया करते थे और व्यापार किया करते थे। तो इस वजह से ही इन हवाओं का नाम व्यापारिक हवाएं या वाणिज्यिक हवाएं पड़ा। तो इस प्रकार से ये जो व्यापारिक या वाणिज्यिक हवाएं हैं इनका नामकरण हुआ। अब हम अगली जो ग्रहीय स्थायी पवन है उसकी बात करेंगे। तो अगली आप देख सकते हैं पछुआ पवनें हैं और यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की और यहाँ ये जो पछुआ पवनें ये दक्षिणी गोलार्ध की है और दोनों ही गोलार्धों में पछुआ पवनों के चलने का जो स्थान है, जो क्षेत्र है वो पूरी तरह सेम है, अर्थात दोनों ही गोलार्धों में पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्रों से उपध्रुवीय न्यून दाब के क्षेत्रों की ओर चलती हैं, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती हैं। और इस पृथ्वी पर जो वायुदाब की पेटियां हैं तो उसमें 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के आसपास उपध्रुवीय न्यून दाब की पेटी पाई जाती है। और इन पेटियों के बीच उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्रों से उपध्रुवीय न्यून दाब के क्षेत्रों की ओर ये हवाएं चलती हैं, जिनको पछुआ हवाओं के नाम से जाना जाता है। और ये जो पछुआ हवाएं हैं, इनका नामकरण पछुआ इसलिए है क्योंकि ये मुख्यतया पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। हालांकि इनकी दिशा पूरी तरह से पश्चिम नहीं होती, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में ही प्रवाहित होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में और यहाँ 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो उपध्रुवीय न्यून दाब की पेटी है। तो इन दोनों ही पेटियों के बीच उच्च दाब से न्यून दाब की ओर ये हवाएं चल रही हैं, जो कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री दाहिनी ओर विक्षेपित हो गई हैं। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वही उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्रों से उपध्रुवीय न्यून दाब के क्षेत्रों की ओर हवाएं चल रही हैं और ये कोरियोलिस बल की वजह से 45 डिग्री के लगभग अपने बाईं ओर विक्षेपित हो गई हैं। और इस प्रकार से इन पछुआ हवाओं की उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा है वो आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही है, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पछुआ हवाओं का प्रभाव होता है उत्तरी गोलार्ध में। वहीं यदि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो दक्षिणी गोलार्ध में हम देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से उपध्रुवीय न्यून दाब क्षेत्रों की ओर चल रही है और इनकी डायरेक्शन जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पाई जाती है। तो ये पछुआ हवाएं हैं जो प्रमुख रूप से पश्चिमी इलाकों से पूर्वी इलाकों की ओर चला करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो है सनातनी या स्थायी पवनें हैं और पछुआ हवाएं हमारे मानसून तंत्र में और बारिश
के लिए जो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है, भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं, उन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के चक्रवातों को पूर्वी क्षेत्रों में ले जाने का कार्य करते हैं। अब हम अगली पवनों की बात करेंगे। तो अगली जो ग्रहीय या सनातनी पवनें हैं वो है ध्रुवीय पवनें। और ये ध्रुवीय पवनें जैसा कि नाम से स्पष्ट है ध्रुवीय इलाकों में चलती हैं और जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है वहां से उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी की ओर हवाएं चलती हैं और इन हवाओं को ध्रुवीय पवनों के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्रुवीय हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों से उप ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं और वही सेम सिस्टम है, अर्थात ये भी अपने क्षेत्रों में कोरोनिस बल की वजह से अपनी जो दिशा है वो लगभग 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये हवाएं प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियों के अनुरूप यह हवाओं का क्रम लगभग साल भर स्थायी रूप से पाया जाता है और इसीलिए इन पवनों को हम स्थायी पवनें या सनातनी पवनें या ग्रहीय पवनों के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो क्रम है ये निरंतर रूप से बना रहता है और पूरी पृथ्वी पर ये लगभग विभिन्न क्षेत्रों में साल भर पाया जाता है, इसीलिए इसको स्थायी पवनों के नाम से भी जानते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरी, आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर देशांतरी पवन संचार की। तो इसी पवन संचार में अब हम ये बात करते हैं कि किसी एक देशांतर पर एक संचार एक कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात ये जो हवाएं हैं ये हवाएं निचले वायुमंडल से धरातलीय क्षैतिज संचार से और ऊपरी वायुमंडल में होते हुए एक कोशिका का निर्माण करते हैं, एक वृत्ताकार सर्कल का निर्माण करती है, जिसको हम देशांतरीय पवन संचार के नाम से जानते हैं। और ये जो देशांतरी पवन संचार है ये आप यहाँ चित्र में इधर की तरफ मैंने देशांतरी पवन संचार दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो क्षैतिज पवनें धरातल पर चलती हैं वो क्षैतिज पवनें विभिन्न क्षेत्रों में ऊपर की ओर उठती हैं और उठ करके फिर अन्य क्षेत्रों में जाकर के नीचे उतरती हैं और इस प्रकार से एक पूरी कोशिका का निर्माण होता है, पूरे एक वृत्ताकार पवन संचार का निर्माण निचले वायुमंडल से ऊपरी वायुमंडल में होते हुए होता है, जिसको हम देशांतरीय पवन संचार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे देशांतरी पवन संचार, जो कि तीर के निशान से दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर जो उपोष्ण क्षेत्रों से जो व्यापारिक हवाएं आ रही हैं भूमध्य रेखीय न्यून दाब के क्षेत्रों की ओर, तो भूमध्य रेखीय न्यून दाब के क्षेत्रों में चूंकि तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है तो यहाँ हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर के संवहनी हवाओं के रूप में ऊपर की ओर उठ जाती हैं और इस भूमध्य रेखीय प्रदेशों में संवहनी हवाएं पाई जाती हैं तो वो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और क्रम से ऊपर उठ करके जब उन हवाओं का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ऊपर उठने की ताकत कम हो जाती है, तो ऊपरी वायुमंडल में हवाएं ज्यादा इकट्ठी होने की वजह से वो ऊपरी वायुमंडल में क्षैतिज हो जाती हैं और क्षैतिज होकर के दोनों दिशाओं की ओर गमन करती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो ये भूमध्य रेखीय पेटी से जो विश्व की पछुआ हवाओं के रूप में हवाएं चल रही हैं और यहाँ गर्म होकर के ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, अर्थात ये जो एरो है ये ऊपर उठने का संकेत है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय पेटी पर संवहनी हवाओं के रूप में ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपरी वायुमंडल में जाकर के जब इनका उठना बंद हो जाता है तो ये हवाएं फिर से क्षैतिज होकर के दोनों दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती हैं और यहाँ हम देख सकते हैं ये हवाओं का ऊपर उठता हुआ जो स्तंभ है ये दोनों ही दिशाओं में उत्तर और दक्षिण दोनों ही तरफ क्षैतिज रूप से ऊपरी वायुमंडल में चलने लगता है और फिर आगे जाकर लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में पहुंच करके ये हवाएं नीचे की ओर उतरने लगती हैं। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के आसपास दोनों ही गोलार्धों में ये हवाएं ऊपरी वायुमंडल में ज्यादा इकट्ठी होने की वजह से वहां वायुदाब अधिक हो जाता है और निचले क्षेत्र में वायुदाब कम रहता है, इसलिए हवाएं ऊपरी वायुमंडल से नीचे की ओर बैठने लगती हैं ग्रेविटी की वजह से, भारी होने की वजह से। और इस प्रकार से ये ऊपर उठती हुई जो हवाएं हैं ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में नीचे उतरती हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हवाएं क्रमशः नीचे उतर रही हैं और इसी वजह से उपोष्ण उच्च दाब का जो क्षेत्र बना है उसका मुख्य वजह यही है कि हवाएं ऊपरी वायुमंडल से इन इलाकों में नीचे की ओर बैठती हैं, जिससे निचले वायुमंडल में हवाओं की सघनता बढ़ जाती है और वायुदाब उच्च हो जाता है। इस प्रकार से ये जो कोशिका बनी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठी और फिर ऊपरी वायुमंडल में जाकर के क्षैतिज होकर के 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर नीचे उतरी, तो ये पूरा एक सर्किल बनता है यहाँ से ऐसे करके और ये पूरा एक सर्किल और फिर ये हवाएं क्षैतिज रूप से व्यापारिक पवनों के रूप में वापस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक कोशिका बन जाती है उत्तरी गोलार्ध में भी और ऐसे ही ये कोशिका यहाँ पर
दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो इस कोशिका को हेडली कोशिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस देशांतरीय पवन संचार की इस कोशिका की खोज हेडली नामक विद्वान ने की थी, इसलिए इस कोशिका को हेडली कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी कोशिका की बात करें तो सेम टू सेम कंडीशन फिर से जो है उपोष्ण उच्च दाब से उप ध्रुवीय न्यून दाब के क्षेत्रों की ओर भी बनती है और हवाएं उसी वृत्ताकार क्रम में निचले वायुमंडल से ऊपरी वायुमंडल में गमन करती हैं और फिर से एक कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ हम दूसरी कोशिका की बात करेंगे कि यहाँ पर जो हवाएं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में नीचे उतरी थी, तो यहाँ इस उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से हवाएं दोनों तरफ एक व्यापारिक हवाओं के रूप में भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की ओर और कुछ हवाएं उप ध्रुवीय न्यून दाब क्षेत्रों की ओर पछुआ हवाओं के रूप में चलती हैं। तो यहाँ क्षैतिज रूप से उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से जो हवाएं न्यून दाब के उप ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चल रही हैं, वो यहाँ उप ध्रुवीय क्षेत्रों में ये हवाएं जब पहुंचती हैं तो यहाँ पृथ्वी के घूर्णन की वजह से विक्षेपित होती है और विक्षेपित होकर के यहाँ से हवाएं फैला दी जाती हैं, ऊपर की ओर उठा दी जाती हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हवाएं वापस ऊपर उठ रही हैं। जो क्षैतिज हवाएं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से पछुआ हवाओं के रूप में उप ध्रुवीय क्षेत्रों तक पहुंची, वो उप ध्रुवीय क्षेत्रों में विक्षेपित कर दी जाती हैं और हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और हवाएं ऊपर उठ करके ऊपरी वायुमंडल में गमन करती हैं और ऊपर जाकर के जब हवाओं का ऊपर उठना बंद हो जाता है तो फिर से वो क्षैतिज होकर के दोनों दिशाओं में ध्रुवों की ओर और दूसरा उपोष्ण क्षेत्रों की ओर क्षैतिज हो जाती हैं ऊपरी वायुमंडल में। और फिर आगे जाकर के ये जो हवाएं हैं क्षैतिज रूप से चल करके उपोष्ण क्षेत्रों में पुनः नीचे उतरती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दूसरी कोशिका बनी। आप देख सकते हैं कि ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से हवाएं क्षैतिज रूप से यहाँ चल रही हैं उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, उपध्रुवीय क्षेत्रों से ये हवाएं पुनः ऊपर की ओर उठ रही हैं और ऊपरी वायुमंडल में फिर से क्षैतिज होकर के ये हवाएं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पुनः नीचे उतरती हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक सर्किल बनता है, यहाँ से इस तरह से गया और ये पूरा ऊपरी वायुमंडल में क्षैतिज हुई वापस नीचे उतरी। तो ये इस प्रकार से एक दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भी ऐसे ही है, ऐसे ही सेम टू सेम दक्षिणी गोलार्ध में आप देख सकते हैं उपोष्ण क्षेत्रों से हवाएं क्षैतिज रूप से उपध्रुवीय क्षेत्रों तक गई, यहाँ से फिर ऊपर उठी और ऊपर उठ करके फिर ऊपरी वायुमंडल में क्षैतिज हुई और क्षैतिज होकर वापस उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों के नीचे उतरी। तो इस प्रकार से एक दूसरी कोशिका का निर्माण होता है और इस दूसरी कोशिका का जो खोज है वो फेरल नामक विद्वान ने की थी, इसीलिए उनके नाम पर ही ये कोशिका या ये जो देशांतरी संचार है वो फेरल कोशिका के नाम से जानी जाती है। तो ये दूसरी कोशिका हुई जिसको हम फेरल कोशिका कहते हैं। तो ये देशांतरी पवन संचार है जिसमें किसी एक देशांतर पर हवाएं एक वृत्ताकार क्रम में चलती हैं, निचले वायुमंडल से ऊपरी वायुमंडल में वृत्ताकार संरचना का निर्माण करती हैं, जिसको हम कोशिका भी कह सकते हैं। तो ये कोशिकाएं हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी कोशिका की। तीसरी कोशिका जो कि ध्रुवीय इलाकों में बन रही है, उपध्रुवीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में भी ऐसी ही एक देशांतरीय वृत्ताकार कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं। और इसको हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ जो उपध्रुवीय न्यून दाब का क्षेत्र है, जहाँ से हवाएं घूर्णन की वजह से विक्षेपित होकर के बिखेर दी गई थी, ऊपर की ओर उठा दी गई थी, तो उनमें हवाओं का जो ऊपर उठता हुआ स्तंभ है वो ऊपरी वायुमंडल में जाकर के क्षैतिज हुआ। क्षैतिज होकर के कुछ हवाएं तो दक्षिण की ओर आई और कुछ हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर डाइवर्ट हुई और वो ध्रुवीय क्षेत्रों में जाकर के टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों में नीचे उतरती हैं, अर्थात ध्रुव के आसपास ये हवाएं वापस धरातल पर उतरती हैं और यहाँ से फिर ये क्षैतिज पवनों के रूप में पुनः उपध्रुवीय न्यून दाब क्षेत्रों की ओर चलने लगती है। तो इस प्रकार से ये भी तीसरी कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ देख सकते हैं उपध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठी, ऊपरी वायुमंडल में जाकर के क्षैतिज हुई और क्षैतिज होकर फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में ये हवाएं ठंडी होकर के नीचे उतरती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं क्षैतिज रूप से न्यून दाब के उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती है। और इस प्रकार से ये तीसरी कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं। वो सेम टू सेम स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी है। यहाँ ये उपध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठी, फिर क्षैतिज रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में उतरी और यहाँ से फिर क्षैतिज रूप से न्यून दाब के उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं। और इस प्रकार से ये तीसरी देशांतरी संचार, तीसरी कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी की ग्रहीय पवनें थी और देशांतरी पवन संचार था। इस ग्रहीय पवनें और देशांतरी पवन संचार जो हमारी पृथ्वी पर पवनों का एक स्थायी संचार है, तो ये पवनें विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु और अन्य विभिन्न तत्वों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा जो टॉपिक था ग्रहीय पवनों का, आशा करता हूँ आपको इस टॉपिक में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी
सीखने को मिली होगी और मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः आपके साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।